नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। कितने दिनों की मेहनत आज रंग लाई थी। आज सोनाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर पहुंचकर वह जल्दी से जल्दी अपनी माँ को यह खुशखबरी सुना देना चाहती थी। आखिर कितने लंबे इंतजार के बाद और उसके कठिन परिश्रम के कारण वह इसे प्राप्त करने में सफल हुई थी। अपनी माँ के चेहरे की उस चमक, उस खुशी को देखने के लिए वह बेताब हुए जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, बस अब बहुत हो गया। अब वह अपनी मम्मी को यहाँ अकेली इस नर्क में नहीं रहने देगी। वह उन्हें इस बार अवश्य अपने साथ ले जाएगी। सोनाली को ऑस्ट्रेलिया से आए हुए 3 महीने बीत चुके थे। उसने आते ही अपनी मम्मी के वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था। काफी भाग दौड़ के बाद आज उसे अपनी मम्मी के लिए ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया था। उसे याद आता है कि कैसे उसके इंजीनियर बनने पर उसकी मम्मी का चेहरा खुशी से खिल उठा था, और आज फिर उसे अपनी मम्मी के चेहरे पर आई उस खुशी की चमक को देखने का मौका मिलेगा। हाँ, इसी दिन के लिए तो उसने इतनी मेहनत की थी। ये सब सोचते हुए उसके कदम जैसे ही घर के दरवाजे पर पड़े, उसके कानों में किसी अजनबी के स्वर सुनाई दिए। अरे, यह तो अजनबी नहीं, यह तो कोई जाना पहचाना सा स्वर है। घर का दरवाजा खुला था। कमरे में दाखिल होते ही जिस अजनबी शख्स पर उसकी नजर पड़ी, उस शख्स के चेहरे की धुंधली सी तस्वीर उसके मस्तिष्क में कहीं बनी हुई थी। उसकी मम्मी ड्राइंग रूम में एक कोने में चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ी थी। वहीं सोफे पर एक तरफ उसके मामा और नानी बैठे हुए थे, और वह व्यक्ति उसके सामने सोफे पर बैठा हुआ था, चेहरे पर वही चिर परिचित अकड़ लिए हुए। कमरे के अंदर दाखिल होते ही सोनाली के कानों में नानी के ये शब्द सुनाई पड़े। वे उसकी मम्मी को समझाते हुए बड़े ही धीमे स्वर में बोले जा रही थी। पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है संगीता, इसे अपनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। धीरज जी सब कुछ भुलाकर तुम्हें एक बार फिर से अपनाना चाहते हैं, तो तुम्हारा भी यह दायित्व है कि तुम सब कुछ भुलाकर उन्हें माफ कर दो। नानी की ये बातें सोनाली के कानों में तीर की तरह चुभी, और वह गुस्से में तमतमा उठी, और फिर क्रोधपूर्ण नजरों से नानी की ओर देखते हुए बोली, क्यों नानी, आखिर क्यों? आखिर मम्मी को क्यों सब कुछ भूलकर इन्हें माफ कर देना चाहिए? सोनाली का इस तरह बीच में बोल पड़ना उसकी नानी को जरा भी नहीं भाया, और वे अपनी आंखों के इशारे से सोनाली को चुप रहने का संकेत देते हुए बोली, तुम बीच में मत बोलो, तुम में अभी इतनी समझ नहीं है। अरे, पति है यह इसका, पति की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने में ही इसकी भलाई है। मगर सोनाली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि वह और भी चिढ़ गई। फिर अपनी नानी की बातों पर चिल्लाते हुए बोली, अरे वाह नानी, बचपन से तुम मम्मी को पत्थर के देवता का पूजना सिखाती रही, और फिर उनकी शादी के बाद पति के हुई देवता मानकर पूजने की सीख देने लगी। तुम्हारी इन्हीं सब सीख की वजह से पिता नाम के इस प्राणी ने मेरी मम्मी पर वर्षों जुल्म ढाए हैं। सोनाली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उसकी मम्मी इन सभी बातों से आहत सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। अपनी पीड़ा को छिपाने के लिए उसने अपने होठ दांत से काट लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। सोनाली को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इतने वर्षों बाद कोई उनकी जिंदगी में अचानक आ जाता है और अपना अधिकार मांग रहा है। उसके जेहन में बचपन की वह कड़वी यादें फिर से जीवित होने लगी थी। उसके पिता द्वारा उसकी मम्मी पर किए जाने वाले असंख्य जुल्म, उन पर होने वाले अत्याचारों को वह कैसे भूल सकती है? उसका मन घृणा से भर उठा, और फिर घृणा की दृष्टि से अपने पिता की ओर देखा। तभी उनके कानों में उसके मामा के शब्द गूंज पड़े, चुप करो, पिता है यह तुम्हारा, थोड़ी तो तमीज के दायरे में रहो। मगर रमेश की बातों ने सोनाली के मन में पिता के प्रति उसकी नफरत को और भी भड़का दिया, और वह गुस्से में बोली, पिता होने की कौन सी जिम्मेदारी निभाई है इन्होंने, जो आज अचानक पिता होने का
अधिकार जताने आ गए। ये सिर्फ मेरे जन्म के कारण मात्र हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई ने इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया है। इंजीनियर क्या बन गई, बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गई। रमेश ने अपनी भांजी सोनाली पर आंखों से घूरते हुए कहा, बस यही सोच, इसी सोच की वजह से आप लोगों ने मम्मी की पढ़ाई छुड़वाकर इतनी कम उम्र में उनकी शादी करा दी। अरे आप लोगों ने यह तक नहीं देखा कि लड़का उम्र में इनसे कितना बड़ा है, उसका स्वभाव कैसा है। एक पढ़े लिखे लड़के से तेरी माँ की शादी करवाई थी हमने। समाज में इससे बड़ी पहचान और क्या, इससे बड़ा रुतबा भला क्या चाहिए था। और किसी भी लड़की को और क्या चाहिए। और फिर पढ़ लिख कर क्या हासिल कर लेगी, ज्यादा पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी करती है। आखिर घर ही तो संभालना था अंत में उसे, लेकिन इस जिम्मेदारी को भी ठीक तरह से नहीं निभा सकी है। रमेश ने चिल्लाते हुए कहा। भाई की बातें सुनकर संगीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। आखिर उसका क्या कसूर था, किस बात के लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी, जिनमें न जाने कितने वर्षों का दर्द, पीड़ा और प्रताड़ना जमा थे। जाने कैसी कैसी यातनाएं, कैसे कैसे नर्क का पानी जमा पड़ा था उसमें, जो आज उसकी आंखों से बहने लगा था। उसके मस्तिष्क पर अतीत की वे तमाम स्मृतियां एक एक करके उभर आई थी, जिन्हें वह भूले से भी याद नहीं करना चाहती थी। जिंदगी के जिस दुख अध्याय को पीछे छोड़कर वह किसी प्रकार आगे बढ़ पाई थी, उसे अब दोहराने की कोशिश की जा रही थी। जिस व्यक्ति ने इतने वर्षों से कभी उसका हाल चाल तक नहीं जानना समझा, उसे उसकी बेटी पर अपना अधिकार चाहिए था। आखिर ये सब अब किस लिए, क्योंकि उसकी बेटी अब योग्य बन गई है। तब यह व्यक्ति कहाँ था। इस व्यक्ति ने तो सालों पहले उसे और उसकी बेटी को अकेले निसहाय छोड़ दिया था। लखनऊ से प्रयागराज तक का सफर भूखी प्यासी अकेले ही तय किया था। हाथ में 1 रुपए तक नहीं थे। यह सोचते सोचते संगीता का शरीर निशक्त हो गया और वह दीवार का सहारा लेकर वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। आज यहाँ तक पहुँचने में माँ बेटी ने कौन कौन से दिन नहीं देखे थे, कैसे कैसे कष्ट उन्होंने नहीं सहे थे। उसकी बेटी ने अपने परिश्रम, अपनी काबिलियत के दम पर यह मुकाम हासिल किया था। उसके इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने में उसने भी तो जी तोड़ मेहनत की थी, छोटी मोटी नौकरी तक की थी। जिंदगी के इन कठिन संघर्षों ने उसकी बेटी को बहुत ही समझदार बना दिया था। वैसे तो सोनाली बचपन से ही तेज बुद्धि की थी, लेकिन जिस तरह आग में तपने के बाद ही सोने में निखार आता है, वैसे ही जिंदगी के तमाम कष्टों ने, कठिनाइयों ने उसे बेहद समझदार और साहसी बना दिया था। वर्षों पहले संगीता और उसकी बेटी को अकेले ट्रेन में बैठाकर अभी आता हूँ यह कहकर धीरज वापस नहीं आया था। तब लखनऊ से किसी तरह अपनी 10 साल की बेटी के साथ भूखी प्यासी वह प्रयागराज तो पहुंच गई थी, लेकिन आगे के सफर के लिए उसके पास पैसे तक नहीं थे। फिर भी वह किसी तरह अपनी ससुराल पहुंची थी, जहां उसके सास ससुर ने भी उसे साथ रखने से मना कर दिया था और फौरन उसे उसकी बेटी के साथ उसके मायके पहुंचा दिया गया। संगीता अपनी ससुराल वालों की आंखों में उसी वक्त से कांटों की तरह चुभ रही थी, जिस वक्त उसने बेटी को जन्म दिया था और अब उसके पति के द्वारा इस तरह से त्यागे जाने से उन लोगों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। संगीता सहानुभूति और अपनापन की उम्मीद लगाए अपने मायके के दहलीज पर खड़ी थी। अपनी कल्पनाओं में उसने सोचा कि माँ अभी आकर उसे सीने से लगा लेगी, भाई प्यार से उसके सिर पर हाथ रखेगा, पर हुए जुल्म के उसके पति और उसकी ससुराल वालों से जवाब तलब करेगा। परंतु इसके ठीक विपरीत माँ और भाई ने तब भी उसे ही दोषी करार दिया था।
उसका कोई अपराध न होने होते हुए भी वह उनके समक्ष एक अपराधी की भांति खड़ी थी। और अपराध भी क्या था? अपनी गृहस्थी से ठीक से नहीं चला सकने का अपराध, अपने पति को खुश नहीं रखने का अपराध। और पति भी कैसा, जिसे संगीता के बोलने और हंसने तक पर आपत्ति थी। बेहद संकीर्ण मानसिकता का पति था। संगीता उसके सभी अत्याचार चुपचाप सहती रहती और फिर एक दिन उसे बेटी को जन्म देने का अपराधी घोषित करके उसका तिरस्कार कर दिया गया। तुम्हें अपने पति एवं ससुराल वालों के साथ निभाना नहीं आया, जरूर तुमने ही कुछ गलती की होगी। अरे 4 बातें सह ही लेती तो क्या हो जाता तुम्हारा, आखिर वह तुम्हारे ससुराल वाले ही हैं। माँ ने भी उसकी कमियां गिनाई थी। तुम्हारी शादी करके हमने अपने सिर का बोझ हल्का कर लिया था, अब वापस आकर हमारे सिर का बोझ बढ़ा दिया। अरे समाज और बिरादरी का कुछ तो ख्याल रखा होता, भाई ने धिक्कारते हुए कहा था। आंसुओं में डूबी संगीता के पास अपने ही माँ और भाई के द्वारा तिरस्कार का दुख झेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसकी 10 साल की बेटी सहमी हुई सी अपनी माँ के पल्लू को थामे हुए अपनी ही नानी और मामा के द्वारा अपनी ही माँ को अपमानित होते देख रही थी। लाचार और बेबस संगीता ने तब बस इतना कहा था, मैं आप सभी पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं कुछ भी करके कोई भी काम अपने लिए ढूंढ लूंगी। इतना कहते कहते उसका गला भर गया था, क्योंकि संगीता को यह बात उस वक्त अच्छे से पता थी कि उसके जैसी साधारण पढ़ी लिखी लड़की के लिए नौकरी या कोई ढंग का काम ढूंढ पाना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। शुरुआत में तो उसने सिलाई कढ़ाई से लेकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने तक का हर काम किया था और आज अपनी बेटी को इस योग्य बना पाई थी। संगीता के मन के किसी कोने से टीस सी उठने लगी थी। उसके मन में रह रह कर एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर उसके साथ जो कुछ हुआ उस सब में उसका क्या कसूर था। पति की मार खाकर भी वह उस अनचाहे बेमेल रिश्ते को निभाने की कोशिश करती रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद जब उसके पति ने उसे धोखे से छोड़ दिया, तब भी उसके अपनों ने उसे दोषी ठहरा दिया। जिंदगी में उसे रिश्तों के खोखलेपन के सिवा और कुछ भी तो नहीं मिला था। झूठे रिश्ते को बंधन में बंधी वह अपनी अस्मिता की तलाश करती भी तो कैसे। निरंतर तिरस्कार और उपेक्षा के डंक ने तो उसके पूरे वजूद को ही छलनी कर दिया था। अपनी माँ को रोता देखकर सोनाली का गुस्सा फूट पड़ा। अपने आंखों में अंगारे भरकर उसने अपने पिता और मामा की ओर बड़ी ही घृणा से देखा। सोनाली को अपनी ओर नफरत भरी नजरों से देखता हुआ देखकर धीरज सहम सा गया और फिर धीरे स्वर में बोला, बीती बातों को याद करने से क्या फायदा, मैं तुम दोनों को वापस ले जाने आया हूं। आखिर पिता होने के कारण मेरा भी तुम पर उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारी माँ का तुम पर है। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार तुम्हारी माँ की अपेक्षा किसी कदर कम नहीं है। झूठ, बिल्कुल झूठ। सोनाली के चेहरे पर घृणा और हैरानी के ये सारे भाव एक साथ उमड़ पड़े। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा, धीरज ने कहा। सहानुभूति, आप खुद को लाचार दिखाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इस सब के पीछे आपका कोई न कोई निजी स्वार्थ छिपा हुआ है। आप व्यर्थ का दिखावा न करें, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपने मम्मी पर जो भी अत्याचार किए हैं, आपके गुनाहों की कोई माफी नहीं है। हम दोनों की जिंदगी में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं, मिस्टर धीरज। एक पिता की जरूरत तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर पड़ेगी। मैं तुम्हें वह सुरक्षा और संरक्षण देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो और जो एक बेटी के रूप में तुम्हें अपने पिता से मिलना चाहिए था।
पिता होने के नाते मैं तुम्हारा दायित्व उठाना चाहता हूँ, धीरज ने लगभग गिड़गिड़ाने के अंदाज में कहा। संरक्षण, सुरक्षा, दायित्व, क्या आप इन भारी भरकम शब्दों का मतलब भी समझते हैं? मिस्टर धीरज, संरक्षण और सुरक्षा की बात वह इंसान कर रहा है जिसके साए में मेरी मम्मी की जिंदगी सबसे ज्यादा असुरक्षित थी। आप दायित्वों का बोझ नहीं उठा सकेंगे। पिछले 14 वर्षों में जो कार्य आपने नहीं किया वह अब क्यों करेंगे? दरअसल आप हमें सहारा देने नहीं, हमसे सहारा मांगने आए हैं। लेकिन उसे सीधे सीधे कहने की आप में हिम्मत नहीं है। और फिर सोनाली ने घृणा भरी नजरों से धीरज की ओर देखा। पढ़ाई ने सच में इस लड़की का दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया है। मैं तो कहता हूँ यह सारी गलती संगीता की है, जो अपनी बेटी को इतना छूट दे रखी है। शुरू से यदि इसने इसे नियंत्रण में रखा होता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। रमेश ने अपनी भांजी को वरघूरते हुए कहा। नियंत्रण? किस नियंत्रण की बात करते हैं आप? वही जो आपने मम्मी पर कर रखा था, जिसके कारण वह कभी खुलकर सांस तक नहीं ले सकी। खुले आसमान में उड़ान भरना तो दूर की बात थी, उन्हें तो अपने हिस्से के सपने तक देखने की आजादी नहीं दी आप लोगों ने। सोनाली क्रोधपूर्ण नजरों से अपने मामा और पिता की ओर देखती हुई बोले जा रही थी। अरे आप जैसे पुरुष तो महिलाओं को देवी भी तभी तक मानते हैं जब तक कि वह आपके बनाए गए दायरों के अंदर होती है, आपके द्वारा बनाई गई सीमाओं और मान्यताओं का पालन करती है। परंतु जैसे ही वह आपके बनाए गए रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर मुक्त और स्वतंत्र होने की कोशिश करती है, आपके द्वारा वह उल्टा करार दी जाती है, क्योंकि उसके इस कृत्य से आप जैसे पुरुषों को अपना साम्राज्य खतरे में दिखता है। आपको अपना सिंहासन डोलता नजर आता है, लेकिन मैं ऐसे किसी भी रूढ़वादी बंधन की परवाह नहीं करती। जिंदगी में ऊंचाइयों को छूने के लिए, उड़ान भरने के लिए मुझे किसी सहारे या किसी संरक्षण की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे और स्वार्थी पिता की जरूरत भी नहीं है। मैं अकेले अपने दम पर अपने मुकाम को हासिल किया है। ऐसे किसी भी रूढ़वादी बंधन की परवाह नहीं की है। इन तमाम सामाजिक पाबंदियों, बंधनों को तोड़कर ही अपने सपनों को साकार किया है। हाँ, उन्हीं बंधनों को, जिन बंधनों ने मेरी मम्मी को सदा से कैद कर रखा है, लेकिन अब और नहीं। इस बार मैं अपनी मम्मी को भी साथ ले जाने के लिए आई हूँ। फिर सोनाली ने अपनी मम्मी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा। मम्मी, अब आपको इन लोगों के लिए और आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दे सकती। मम्मी, आज ही आपका वीजा मिला है। मैं तभी आपको बताना चाहती थी। खैर, इस बार आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चल रही हैं। जिन बंधनों ने आपको दुख के सिवा कुछ नहीं दिया, उनसे मुक्त होने का समय अब आ गया है। सोनाली का इशारा अपने पिता और मामा की ओर था। आप अगले हफ्ते ही मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। और यह सुनकर उसके मामा और धीरज हैरान रह गए। और वह समय भी आ गया जब संगीता अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी ऑस्ट्रेलिया को जा रही हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।